नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब जो ये बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम स्वरूप जो जेडीयू नेतृत्व वाली जो एनडीए गठबंधन है उसकी जीत हुई है। जेडीयू की सीटें कम हुई हैं और उसका जो सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी सीटें बढ़ गई हैं। कुछ लोग इसमें भी अपने जो स्वार्थनीति वाली बात है इसमें चिपकाने की कोशिश करते हैं, खास करके सत्ता हथियाने वाले जो उनके विरोधी हैं और विरोधी चैनल वाले कि बड़ा भाई छोटा भाई, माने जो छोटा भाई था बड़ा भाई हो गया, जो बड़ा भाई था छोटा भाई हो गया। तो खैर ये उनका आपसी है और शायद प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ये जो इस तरह का संशय का बादल था उसको छांट करके कह दिया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये उनका आंतरिक विषय है, इस पर भारतीय जनता दल को कुछ भी कहना नहीं है, न तो उसकी कोई टिप्पणी है। मुख्य विषय ये है कि ये जो जेडीयू है उसके जो मुखिया हैं श्री नीतीश कुमार जी, जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया भी गया है, ये महोदय बोले थे कि जातिवाद एक हकीकत है। ऐसा बोलने वाला जो है वो निश्चित है भारतीय समाज का शत्रु है। आम जनता में इस तरह का भ्रम फैलाना कि जातिवाद जो है भारतीय समाज का अभिशाप नहीं है, अब अभिशाप ना होकर के हकीकत है, निश्चित है कि वो मुख्यमंत्री चाहे वो कुछ भी हो जाए, इस समाज का शत्रु है। जातिवाद इस भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा अभिशाप है। यह संवेदना हर एक भारतीय भाई बहन और विशेष करके हमारे बिहार के भारतीय भाई बहनों में ये भावना जगानी पड़ेगी और नीतीश कुमार जैसे लोग इसको हकीकत बता रहे हैं। ये कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि जो उनका काउंटर पार्ट है आरजेडी वाले, वो इस विषय में उनसे कम अपराधी हैं, वो इनसे भी आगे हैं, वो MY का फार्मूला लगाते हैं। देखिए ये सारी इस तरह की अवधारणा, विचार और दृष्टिकोण कि जातिवाद भारतीय समाज के लिए और इस देश के लिए बहुत ही एक खतरनाक वायरस है
कोविड-19 से भी अधिक खतरनाक है। जो इसकी बात करते हैं और जो इसके आधार पर अपनी स्वार्थ नीति, जिसका कि इन सबों ने नाम राजनीति का दे रखा है, वो चलाते हैं, सत्ता हथियाने की रोटी सेकने की जो साजिश करते हैं, वो सब के सब इस भारतीय समाज के और भारत के शत्रु हैं। चाहे वो चुनाव जीत भी जाए, मंत्री भी बन जाए, मुख्यमंत्री भी बन जाए, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाए, तब भी इस देश के शत्रु हैं। और उस जेडीयू का चरित्र और भी देखिए, इन महोदय ने, नीतीश कुमार महोदय ने एक अशोक चौधरी, जो कि कुछ ही दिन पहले वो जीएनपीसी का वो नेता था। अब देखिए, जातिवाद जो है इस देश का अभिशाप है, सबसे बड़ा जहर है और इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये भारतीय जनता दल बार बार अपने भारतीय भाई बहनों को बता रहा है और यही चीज हर एक भारतीय भाई बहन के दृष्टिकोण में आना चाहिए। तो उसी जाति समीकरण जो जहर है, जाति समीकरण का आकलन करते हुए नीतीश कुमार महोदय ने शायद इनको पासी समझ करके, या पासी होंगे भी, अशोक चौधरी को कांग्रेस से लाए और जाति समीकरण बिठाने की कोशिश की। तो ये जो भारत के समाज का जो अभिशाप है, उसी की गणित लगाते हैं नीतीश कुमार जैसे लोग। और तो नीतीश कुमार अकेले नहीं है, उसी तरह के अपराधी जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, वो भी इसी तरह की जातीय गणित लगाती है और सत्ता हथियाती है। वो भले वो कहती रहे कि जातिवाद टूट गया और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका और विकास ये जीत गया, ये बिल्कुल गलत है। वो भी घटिया किस्म की जातीय राजनीति करते हैं, थोड़ा सफाई से और बड़े चतुराई और होशियारी से। एक गौर करने वाली बात यह है कि जिसमें मतगणना चल रही थी, तो किसी चैनल के पैनल पर एक जीएनपीसी तो आप लोग जान ही गए होंगे, भारतीय जनता दल बराबर आप लोगों को बता रहा है, जिसको आप लोग भ्रम, भूल या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, वो कांग्रेस नहीं है, बल्कि वो गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस है। वो तो जीएनपीसी है। तो जीएनपीसी का एक नेता या चमचा मीम अफजल, वो जेडीयू के विषय में कह रहा था कि जेडीयू का दिल कहीं और रहता है और उसका शरीर और दिमाग जो है वो भाजपा के साथ है। वो शायद उसका भी आधार बनाया होगा, जो कि 2015 का जो चुनाव हुआ था, तो जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर के चुनाव लड़ा, उसका भी इशारा था। और अभी उसी का अशोक चौधरी आया सीधे जो है वो जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बन गया। जब ये कहता है तो जेडीयू के लोग और बीजेपी के लोग बिल्कुल उनके सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। सवाल इस बात का है, ये कौन सी मानसिकता है जेडीयू और बीजेपी जैसे लोगों की, कि जो इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है,
और इस देश का सबसे बड़ा शत्रु है, सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार है, सबसे खूंखार औपनिवेशिक ताकत है और कुछ अपवादों को छोड़कर बहुत शातिर किस्म का एक अपराधियों का गिरोह है। और इस देश को जिसने बेतहाशा लूटा है, उसके प्रवक्ताओं के आगे ये भारतीय जनता पार्टी के और जेडीयू जैसे मैंने दल के प्रवक्ता जो है, जबकि वो कितनी गिरी हुई बात बोलते हैं। किसी जैसे जेडीयू के विषय में उसने मीम अफजल ने बोला कि ये वो पार्टी है जिसका दिल तो कहीं और है और शरीर और दिमाग जो है वो भाजपा के साथ। तो ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं। यही देखने की आवश्यकता है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को यही समझने की आवश्यकता है कि ये इतनी खतरनाक संगठन के प्रवक्ताओं के आगे ये भीगी बिल्ली क्यों बनते हैं। ये बहुत बड़ा एक दुखद विषय है और आश्चर्य का विषय है। और इसी से उत्साहित होकर के, हालांकि चुनाव में वो जेएनपीसी बहुत बुरी तरह पिट रही है, लेकिन उसका हौसला जो है यही लोग बढ़ाते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग और जेडीयू के लोग। तो वो दिग्विजय क्या बोल रहा है, दिग्विजय सिंह वो जो मध्य प्रदेश का है जेएनपीसी का चमचा, कि नीतीश बाबू को तेजस्वी को नीतीश बाबू को चाहिए कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो जेडीयू का समर्थन करें। इन्हीं बातों को देख करके और इसी को देखते हुए वो एक सगुफा जो जेएनपीसी के चमचे चैनल हैं उड़ा रहे थे, इसको क्वाइन कर रहे थे कि अब तो बीजेपी जो है बड़ा भाई हो गई है, मुख्यमंत्री उसका होना चाहिए। यानी भेद विभेद, एक फीसर, एक क्रैक पैदा करने का साजिश जो है वो मैंने जेडीयू और बीजेपी में एक क्रैक पैदा करके, एक फिसर पैदा करके, एक भेद विभेद पैदा करके सत्ता वापसी का एक साजिश। तो ये चैनल वाले, कौन वाले, एनडीटीवी वाले, न्यूज़ 24 वाले, आज तक वाले, ये सब वाले, ये इस तरह का खुराफात जो है वो क्वाइन कर रहे थे। तो इन्हीं बातों से ये बड़ा दुख होता है कि इस एनपीसी के आगे बीजेपी के लोग, जेडीयू के लोग और पार्टियों के लोग भीगी बिल्ली क्यों बनते हैं। बीजेपी में काफी संख्या में जेएनपीसी से भाग के, जेएनपीसी जब उनको चुनाव की दृष्टि से और राजनीतिक जो राजनीति वो समझते हैं उसके दृष्टिकोण से असुरक्षित लगने लगा, तो भाग करके इसी बीजेपी में आए और बीजेपी में शरण ली। तो ऐसे जेएनपीसी के काफ़ी नेताओं की अच्छी खासी तादाद है बीजेपी में, और इसीलिए तो लोग यह भी एक अवधारणा बनाते हैं कि भाई इस बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है। तमाम वो वीरेंद्र सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर, रीता बहुगुणा, जगदम्बिका पाल और हाल में ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके बीजेपी में आने से ये बीजेपी वाले नहीं हो गए, ये अवसरवादी हैं। ये बीजेपी को भी जानना चाहिए कि जिसमें बीजेपी कमजोर होगी, पतली होगी, ये फिर भाग करके वो पहुंच जाएंगे अब अपने जेएनपीसी के खेमे में।
तो ये पक्के अवसरवादी हैं सब। और जेएनपीसी का जो चरित्र है इन सबों में भरा हुआ है। जैसे सिंधिया को ले लीजिए, शुरू से सिंधिया का परिवार का, सिंधिया के परिवार का इतिहास भी जानना इस देश को जरूरी है। पूरा देश अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई की कुर्बानी शहादत को बहुत ही गर्व से याद करता है और अमर शहीदों की सूची में इनको बहुत गर्व के साथ प्रतिष्ठित भी करता है, सम्मानित भी करता है। तो देश को जानना चाहिए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी जानना चाहिए कि सिंधिया वही परिवार है जिसने रानी लक्ष्मीबाई को धोखे से बुला करके अपने यहाँ अंग्रेजों के द्वारा पकड़वाया, यानी देश के साथ गद्दारी की। अब जरा देखिए, इस सिंधिया परिवार का शुरू से आधा जनसंघ या बाद में जो भारतीय जनता पार्टी बनी उसमें है और आधा जो है जेएनपीसी में। इन दोनों दलों को जरा भी ख्याल नहीं आया कि ये वो परिवार है जिसने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि भाई इसके यानी इनके बाप दादाओं ने कुछ किया है तो इसके लिए दोषी थोड़ी हैं। सवाल इस बात का नहीं कि ये दोषी वो दोषी है। एक ऐसा खानदान जिसने इस देश के साथ गद्दारी की है, उसको इतना तवज्जो देने की क्या आवश्यकता है? और क्या गारंटी है कि भाई कि वो चीज वो प्रवृत्ति, वो टेंडेंसी, वो चरित्र उनमें ना हो। सवाल इस बात का है, सवाल मुल्क का है और देश का है। देश के कलंक को इस तरह से ढोना सर्वथा जो है इस मुल्क के लिए एक कलंक और दुखद विषय है। तो और इसी प्रकार से, और वैसे भी जो स्वामी विवेकानंद ने चेतावनी दी थी 1890 के दशक में, क्या कहा था? द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द इलाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। मतलब कि जो कुछ भी मुल्क देश के लिए जो सोच है, जो विचार है, उसका समर्थन हमारे आम भारतीय, हमारे गरीब भारतीय, उन्हीं से आपको मिल सकता है। अन्यथा जो इस देश का सम्राटवादी वर्ग है, जो सामंतशाही वर्ग है, वह नैतिक रूप से वैसे भी मर चुका है। ये चेतावनी हमारे स्वामी, हमारे संत, बहुत बड़े संत और बहुत बड़े दूरदर्शी और बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े भारतीय दर्शन के दार्शनिक स्वामी विवेकानंद ने दी थी। तो आज भी जो भारत की प्रणाली पर, भारत की शासन प्रणाली हो या समाज में, इन सामंतशाहियों का और सम्राटवादियों का काफी वर्चस्व है। इनकी संख्या पर मत जाइए, इनकी संख्या कम ही है और वही अभिशाप है वो इस देश का। वो राजनीतिक पार्टियों में भी पैर जमाए हुए हैं और राजनीतिक पार्टियों के जरिए देश के हर सिस्टम में, ब्यूरोक्रेसी में, बौद्धिक वर्ग में, मीडिया में, न्यायपालिका में इनका वर्चस्व स्थापित है। किनका? संभ्रांतवादियों का और सामंतशाहों का। इसलिए वो कुछ सफाई से और कुछ भयाई से, अब जो ब्यूरोक्रेसी में है, जो
जो न्यायपालिका में वो तो बेहद नहीं कर सकते, और वो भी कुछ सीमाओं से बंधे हैं, तो उतना वो खुल के नहीं आ सकते। और इसी ब्यूरोक्रेसी से, नौकरशाही से जो रिटायर्ड होते हैं, वो जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, तो इन्हीं दलों में जाकर के वो शामिल भी होते हैं। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, जिनमें काफी इन सामंतशाहियों का और इन संभ्रांतवादियों का बोलबाला है, वो बात बड़ी ऊंची ऊंची करेंगे। मोदी जी भी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करेंगे, लेकिन उनके जो सिपह सालार हैं, फिर वही वो हिंदू राष्ट्र और ये कि मोदी जी को जिताइए तो हिंदू लोग वो सुरक्षित रहेंगे, हिंदू राष्ट्र में भी बन सकता है, इस तरह की बातें। यानी भारत राष्ट्र मजबूत रहे, इसकी बात नहीं करते हैं, या इसमें भी वो भ्रम फैलाते हैं कि भारत राष्ट्र या भारतीयता कुछ और दूसरी कोई चीज नहीं है। जो हिंदू राष्ट्र की आप बात करिए, हिंदुत्व की बात करिए, उसी का पर्यायवाची है भारत राष्ट्र और भारतीयता। इस तरह का भी भ्रम ये सब फैलाते हैं। इस विषय में भारतीय जनता दल ने बार बार ये समझाया है कि हमारे देश के लोगों को और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, जो अमर शहीद रहे हैं हमारे, जिन्होंने अपना खून दे करके, अपनी जान दे करके, अपना प्राण दे करके फांसी के फंदे को या मौत को हंसते हंसते गले लगाया, और जिनकी कुर्बानी शहादत की ही बदौलत जो है हम आप सभी को आज़ादी मिली अंग्रेजों से, उनके जज्बे से सारी स्थिति को पहचानने की आवश्यकता है। इसीलिए इस बात को भी बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये जो दल हैं, एनपीसी, कम्युनिस्ट वाले तो खैर हमारे सुभाष चंद्र बोस को बराबर अपमानित करते रहे हैं, बराबर गाली वो देते रहे हैं, और ये मैं बराबर कई बार इस बात का खुलासा मैंने किया है, और भारतीय जनता दल के माध्यम से किया है कि खास करके हमारे पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि जो वाम दल हमारे सुभाष चंद्र बोस को बराबर अपमानित करता रहा है, उनको गाली देता रहा है, वो कैसे 38 साल तक लगातार सत्ता में बैठा रहा। और हमारे वो भारतीय भाई बहन जो पश्चिम बंगाल के हैं, वो कैसे इस बात को भूल गए कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिष्ठा, उनके प्रति सम्मान सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश में राष्ट्रभक्ति के मामले में सर्वोच्च है। उसको अपमानित करने वाला ये वाम दल सत्ता में बिठाया गया हमारे पश्चिम बंगाल के भारतीय भाई बहनों के द्वारा, वो भी लगातार 38 साल, ये सबसे बड़ा कलंक है। इस चीज को बड़ी गंभीरता से हमारे पश्चिम बंगाल के भारतीय भाई बहन समझे। बहुत कुछ दुखड़ा जो है अपने देश में काफी माने उन तबकों से है। अब बिहार में एक से एक प्रबुद्ध लोग, बिहार जो है वो महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की धरती है। हमारे महावीर जैन उनकी जन्मस्थली है, और एक से एक विद्वान भी हुए हैं। तमाम जो है महान जो है ऐतिहासिक वंशावलियां हैं। मौर्य वंश है,
और भी इस तरह से ऐतिहासिक गौरव की बातें हैं। वहाँ के लोग कैसे भूल जाते हैं कि भाई जातिवाद इस भारतीय समाज का और इस देश का सबसे बड़ा शत्रु है। वहाँ का बौद्धिक वर्ग कैसे वो बौद्धिक वर्ग जो है दिमागी रूप से कुंठित हो गया है, यह अपनी भारतीय अवाम को बताने समझाने और बात रखने में कि जातिवाद भारतीय समाज का एक शत्रु है, यही तो दुख रहा है। देखिए, ये राजनीतिक दल और राजनेता तो जितना ही समाज में बुराई रहेगी और उस बुराई के आधार पर जो राजनीति चलाई जाएगी, सत्ता हथिया जाएगा, इस पूरी स्थिति के लाभार्थी हैं। और हम भारतीय भाई बहन जिनके हाथ में मताधिकार का अमोघ अस्त्र है, इनके भुलाव में पड़ करके हम इसके डिसएडवांटेजियस इसके शिकार हैं, इसके विक्टिम हैं। तो इस व्यथा को समझने की आवश्यकता है और उस व्यथा को दूर करने का शुरुआत यही से करनी होगी कि जितना ये आपका जातिवाद है, संप्रदायवाद है, सांप्रदायिकता है, भाषावाद है, प्रांतवाद है, क्षेत्रवाद है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद है, इस मुल्क के लिए, हमारे आपके लिए जहर है, अभिशाप है। इसलिए सबका इलाज और सबकी दवा एक है भारतीयता, जिसको हमारे अमर शहीदों ने, अमर शहीद हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमर और शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू, इनकी कुर्बानी शहादत, इनके आदर्शों को के अनुसार वो भावना लानी पड़ेगी। तभी ये पहचान होगी कि ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके क्या खेल रही है इस देश के साथ। तभी ये जेएनपीसी की पहचान होगी कि यह कितना खतरनाक है वो इस देश के लिए। और यही वजह है कि ये भले इनका नाम लेते हैं, इनका पोस्टर लगा देंगे, जब भी होगा तो इनकी फोटो चिपका देंगे, लेकिन इनकी लोकप्रियता को दबाने के लिए, भारतीय जनमानस में लोकप्रिय न हो, इनकी बात न आने के लिए जेएनपीसी बराबर एक लंबी साजिश करती रही और उसी साजिश में बीजेपी भी उतनी ही शामिल है। जरा कल्पना करिए ना कि सुभाष चंद्र बोस ने या किसी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने कभी हिंदुत्व की बात की? अशफाकुल्ला ने कभी इस्लाम और कुरान की बात की? भगत सिंह तो नास्तिक ही बन गए थे। इस चीज को समझने पड़ेगा। अब देखिए, अब इन लोगों ने कुर्बानी दे करके सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी 60,000, उसमें से 26,000 सैनिक इसी आज़ादी के लिए शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। तो कुर्बानी का जब सिलसिला हो तो ये इन देशभक्तों ने, अमर शहीदों ने अपनी जान दे करके इस देश को आज़ाद कराया। और जब आज़ाद हो गया तो फिर वही समाज विरोधी, भारत विरोधी शक्तियाँ फिर सक्रिय हो गई। और ये शक्तियाँ तो इतनी खतरनाक हैं कि सत्ता हथियाने के लिए इन सबों ने देश ही बांट दिया और इसका भी ख्याल नहीं किया कि भाई हमारे वो भारतीय भाई बहन जो मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके जो है एकता स्थापित करके अंग्रेजों के खिलाफ
लड़ाई लड़े थे, यदि हम देश बांटने की बात करेंगे तो यही भारतीय भाई बहन में काफ़ी नफरत और हिंसा फैल जाएगी। लेकिन नहीं, देश भी बांटा और फिर वही हुआ कि वही भारतीय भाई बहन आपस में, जो कि कुछ ही दिन पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिल करके कंधा से कंधा मिला करके एक आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, आपस में वो कट मरे। इस बात को जो है ये दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू जानते थे, फिर भी सत्ता की जो हवस ने करवाया उससे, और इस देश को बांटने का प्रस्ताव भी वो कांग्रेस ने वो पास किया। ऐसा नहीं था कि पूरे उसमें कांग्रेस में सभी लोग माने वो देश को बांटना चाहते थे। अरुणा आसिफ अली बराबर इस मोहनदास करमचंद गांधी को पत्र लिखते रहे कि आज़ाद हिंद फौज पर जो मुकदमा चल रहा है लाल किले में, उससे जो एकता की लहर पूरे देश में फैली हुई है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक आंदोलन करें, एक जो है अभियान चलाएं, धरने पर बैठें, आमरण अनशन करें, ताकि देश बटे न। लेकिन इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उन गद्दार नेता अरुणा आसिफ अली की एक बात नहीं सुनी, चूँकि इसकी मंशा जो थी वो नेहरू को सत्ता दिलाने की थी। इसलिए इसकी जो खतरनाक मंसूबे थे कि नेहरू को सत्ता दिलाना और सत्ता दिलाने के लिए एक टुकड़ा देकर के वो जिन्ना को शांत करना, इसलिए देश को बांटना, और उसके अंजाम ये देश भुगत चुका है, जान चुका है। देश विभाजन एक बहुत बड़ी त्रासदी है। भले ये गद्दार नेहरू उसको बोलता रहा कि ये ट्रस्ट विथ डेस्टिनी है, लेकिन ट्रस्ट विथ डेस्टिनी उस गद्दार नेहरू का था। इस देश के लिए तो ट्रस्ट विथ मोस्ट मिसफॉर्च्यून, सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ी त्रासदी, और इस मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा सबसे बड़ा विश्वासघात। इसने विश्वास दिलाया था ना कि भाई पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, तो देश ने भरोसा किया कि भाई ये बुड्ढा जो है बराबर इस तरह का आमरण अनशन करता रहा है, आंदोलन भी करवाता रहा है, या आंदोलन करवाने का ये पाखंड भी करता रहा है। खैर पाखंड को तो हमारे देशवासी नहीं माप पाए, नहीं जान पाए। ये समझ गए होते तो काफ़ी कल्याण हो गया होता। तो देश ने भरोसा किया कि भाई ये आंदोलन करेगा, आमरण अनशन पर बैठ जाएगा, या जान भी दे देगा, लेकिन देश को बंटने नहीं देगा ये बुढ़ा मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन इस मोहनदास करमचंद गांधी ने देश के और देशवासियों के भरोसों को तोड़ा। देश इसने बांट दिया और ये जिंदा भी रहा, मरा भी तो 8-10 महीने बाद ही मरा। तो जो 15 अगस्त है वो आज़ादी का दिवस है ही नहीं, ये मोहनदास करमचंद गांधी के विश्वासघात का दिवस है। हमारे 25 से 30 लाख लोगों की शहादत का दिवस है, जिन्होंने इस साजिश जो ये मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू ने देश बांटने की थी, सत्ता हथियाने की थी, उस साजिश के शिकार होने का दिवस है। 3 करोड़ से ऊपर भारतीय भाई बहनों के घर उजड़ने की शहादत का दिवस है। और इस बर्बादी के मंजर पर नेहरू जैसे गद्दार के द्वारा
सत्ता हथियाने का दिवस है, आज़ादी का दिवस नहीं हो सकता ये। इसलिए देश विभाजन की त्रासदी को कभी नहीं भूलना चाहिए और उस देश विभाजन को इन सबों ने आज़ादी का दिवस दे रखा है। भारतीय होम ताकत दल बराबर कह रहा है और दबी हुई जबान से मोदी भी कह चुके हैं। एक ही बार उन्होंने कहा कि हमारा वास्तविक जो है आज़ादी का दिवस वह 21 अक्टूबर है, जिस दिन 21 अक्टूबर 1943 को हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत की स्थापना रंगून में की थी। वो अपना जो है आज़ादी का दिवस है। और इसको हमारे मोदी जी ने भी एक बार कहा था, लेकिन बस एक बार कह करके फिर वो सुट्ट हो गए, फिर वो जेएनपीसी के साथ हो गए। तो जैसा कि और भी एपिसोड के माध्यम से बताया गया है और बताया जाएगा भी, ये मोदी जी जो है राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके वो जो अभिशाप है जेएनपीसी, उसके सारे गद्दारी के पापों को और भी पापों को बड़ी सफाई से ये ढक रहे हैं। और इस ढकने में उनका स्वार्थ ये है कि ये अमर शहीदों का जो जिनकी कुर्बानी शहादत की बदौलत इस देश को आज़ादी मिली, वो लोकप्रिय न होने पाए। इसलिए कि यदि वो लोकप्रिय होंगे तो निश्चित रूप से जो इनके सिपह सालार चला रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व, वो साजिश नहीं चल पाएगी। और इन्हीं के जवाब में, इन्हीं के काउंटर पार्ट में असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, सिमी जैसे लोग, पीएफआई जैसे लोग और ये एसडीपीआई जैसे लोग, वो भी इसी तरह का खतरनाक खेल रहे हैं भारत विरोधी। और तमाम भारत विरोधी शक्तियां, ये कई बार बताया भी गया और बताया भी जाएगा। कन्हैया कुमार की हिम्मत पड़ जाती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो यानी भारत के बाहर जो भारत विरोधी साम्राज्यवादी ताकतें हैं, अंतर्राष्ट्रीय भारत विरोधी साम्राज्यवादी ताकतें हैं, उनको पूरी जानकारी, पूरी सामग्री यही सब वो देते हैं और भारत को इस तरह से पेश करते हैं कि भारत बहुत धार्मिक रूप से बहुत असहिष्णु देश है। हम आतंकवाद को झेलते हैं, आतंकवादी हमारे देश के लोगों को मारते हैं, तो वो जो है इसको जो है ह्यूमन राइट्स से उसको पेंड करने की कोशिश करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतें। तो ये पूरा जो ताना बाना है, इसमें जेएनपीसी के लोग और जेएनपीसी के आस-पास ये बीजेपी के लोग और बीजेपी और फिर ये मोदी जी, पूरा ताना बाना है। इसलिए मुल्क को इन भारत विरोधी ताकतों से मुक्ति चाहिए और इसलिए प्रासंगिकता इस बात की है कि हम सभी अपने उसी आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस आह्वान को फिर से जागृत करें कि तुम हमें खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। तो उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से भारतीय होम ताकत दल ये कह रहा है, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कह रहा है कि आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दीजिए, व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा तभी। इसलिए कि जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, ये व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के ही अलग अलग तरीके हैं। तो व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागिए और राष्ट्रभक्ति का जज्बा लाइए, तब जाकर के इन खतरनाक भारत विरोधी
और देश विरोधी जो ताकतें हैं, भारतीय समाज विरोधी ताकतें हैं, इनसे निजात मिल पाएगी। और इनसे निजात पाना बहुत जरूरी है। वो और ये कई रूपों में है, राजनीतिक वेश के रूप में भी है, और इनकी जो मूल मानसिकता है वो सामंतशाही दृष्टिकोण वाले होते हैं, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण वाले होते हैं, वो वाले होते हैं। और ये भारतीय जो परिवेश है, भारतीय जो प्रणाली है, उस पर ये कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो उनसे भी निजात पाने की आवश्यकता है। और इसके विषय में हमारे स्वामी विवेकानंद ने पहले ही वो चेतावनी दे रखी है। The only hope is from the masses. The light of this country is morally and physically dead. इस मर्म को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के द्वारा, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम के द्वारा समझना ही पड़ेगा। तभी जाकर के जातिवाद उनको जहर की तरह दिखेगा, संप्रदायवाद भी उनको जहर की तरह दिखेगा, और भाषावाद, प्रांतवाद भी जहर की तरह दिखेगा। वरना तो दिन रात जो है मंदिर, मस्जिद और हिंदू, इस्लाम में आपके दिमाग को हमेशा जो है वो बिल्कुल ऑक्युपाई किए रहेंगे। हम आपके दिलो दिमाग पर चढ़े रहेंगे। तो इस तरह के जिस तरह के जहर भरने की कोशिश करते हैं, उस जहर को निकाल करके सिर्फ राष्ट्र की बात सोचिए, भारतीयता की बात सोचिए, और हमारे उन अमर शहीदों के नज़रिए से इन सारी समस्याओं को देखिए। तब जाकर के सारी तस्वीर साफ होगी। और ये सारी जो जातिवाद है, संप्रदायवाद है, भाषावाद है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद है, जो कि इस भारतीय समाज का जहर भी है, शत्रु भी है, उस रूप में आप सभी को दिखेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इन्हीं और इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।